दिवाकर राजनीति विज्ञान गुरु। तो चलिए करते हैं शुरू। आज की वीडियो होने वाली क्लास 11 का लेसन नंबर 2 स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है, स्वतंत्रता से हम क्या समझते हैं और स्वतंत्रता के क्या प्रकार हैं, परिप्रेक्ष्य क्या है, उपागम क्या है, दृष्टिकोण क्या है। तो ऐसे सभी जानकारी के लिए हम वीडियो को एंड तक देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्ड आता है आपका स्वतंत्रता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, स्वतंत्रता क्या है, ये जो वर्ड है आपका, तो हम सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं कि इस वर्ड को क्या बोलते हैं, ये वर्ड है क्या। तो स्वतंत्रता का जो स्वतंत्रता शब्द है, ये अंग्रेजी शब्द लिबर्टी से निकला हुआ है, लिबर्टी, और लैटिन भाषा के लिबर से बना हुआ है, और जिसका अर्थ क्या होता है, बंधनों का अभाव होना। ठीक है, किसी भी चीज का बंधन यानी किसी चीज की रोक टोक या किसी भी चीज में आपको बांध कर रखा हुआ है और आपको उससे बिल्कुल मुक्त कर दिया गया, आपको उससे बिल्कुल मतलब छोड़ दिया गया, आपको खुला छोड़ दिया गया है। तो बंधनों का अभाव ही क्या कहलाता है, स्वतंत्रता कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वतंत्रता कहलाता है। और स्वतंत्रता शब्द जो है वो अंग्रेजी शब्द लिबर्टी लैटिन भाषा के लिबर से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। अब सामान्यतः हम बोल सकते हैं कि स्वतंत्रता को प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अभाव के रूप में माना जाता है, कि आपके ऊपर कोई भी रोक टोक ना लगे, किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई रोक टोक ना हो, तो वो क्या है, वो स्वतंत्रता है। ठीक है, अब इसे जो जॉन लॉक है उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये भी बोला है कि जो चाहे सो करो का अधिकार। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो चाहे करे उसको करने की अनुमति दे दी जाए, उसको हम स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति को जो करना है उसको वो करने की अनुमति दे दी जाए, उसको हम स्वतंत्रता कहते हैं। अब दूसरे अर्थों में यहां पर बोला गया है कि स्वतंत्रता का अर्थ है कि मानव को उस कार्य को करने का अधिकार जो वह करने योग्य है। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको हर कुछ करने का अधिकार दे दिया जाएगा, घर वाले ये थोड़ी ना बोलेंगे जाओ भाई तुम्हारा जो मन करे वो करो। वो बोलते हैं जो मन करे वो करो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप वो कार्य करोगे जिस कार्य को करने का आपको अधिकार है ही नहीं। अब अधिकार का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं अधिकार क्या है। अधिकार किसी व्यक्ति के द्वारा की गई मांग है। क्या है, कोई मांग। ठीक है ना। अब किसी व्यक्ति ने एक मांग की, यानी कि किसी प्रकार की एक डिमांड रखी, मांग मांगी, अब उसको समाज स्वीकृति नहीं दे रहा, समाज कह रहा है कि नहीं भाई हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते इस चीज को, तो वो सिर्फ एक खोखली मांग है। बट समाज उस चीज को अगर सपोर्ट कर दे तो वो मांग क्या बन जाता है, अधिकार बन जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि एक बच्चे ने बोला कि अंकल मेरे पापा जी मुझे कार नहीं दिला रहे, क्या नहीं दिला रहे, कार नहीं दिला रहे, तो वो अंकल जी क्या करेंगे उसमें, वो अंकल जी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ एक बच्चे की मांग है। क्या है, मांग। उन्होंने सिर्फ एक डिमांड रखी अपने पापा के सामने, और समाज में कोई भी उस डिमांड के अंदर सपोर्ट नहीं कर सकता। पर एक बच्चा है जो कि 14 साल का है, अब उसके पापा ने कहा कि जा भाई तू स्कूल नहीं जाएगा, तू कहाँ काम करेगा, एक चाय की दुकान पर काम करेगा। अब क्या हुआ, समाज के लोगों ने मिलकर जो है आवाज उठाई कि नहीं जी, बच्चे को हमारे भारत के अंदर जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसको शिक्षा का अधिकार है। तो ये उसकी मांग नहीं है, उसने बोला ना मुझे स्कूल जाना है, तो ये उसकी मांग नहीं है, ये उसका अधिकार है, क्योंकि क्या हुआ, समाज ने इसको स्वीकृति दे दी। तो क्या होता है कि स्वतंत्रता का अर्थ है कि मानव उस कार्य को करने के लिए पूर्ण आजाद है, स्वतंत्र है, जो वो करने योग्य है। अब व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और ऐसी परिस्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। आपको इतनी छूट दे दी जाए कि आप अपना विकास कर सको। जैसे अगर आपके घर वालों ने कहा भैया जो आपको करना है वो करो, हम सिर्फ पैसा लगा सकते हैं, तो उन्होंने क्या बोला, एजुकेशन फील्ड में इन टर्म्स ऑफ लर्निंग उन्होंने आपको फ्री छोड़ दिया कि आप जो करना चाहते हो वो करो, आप अपनी प्रतिभा का विकास करो। ठीक है, आपको लगता है कि विष्णु सर के पास पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हमें क्या लगता है कि भाई हाँ हमारे को बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा, हमारे को जो है कंप्यूटर कोर्सेज करने का मौका मिलेगा, हमारे को अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने का मौका मिलेगा, पब्लिक फियर जो है वो हम खत्म कर सकते हैं। तो ये तो आपकी प्रतिभाएं हैं कि वो आपको विकास करना है, जब आपके घर वाले आपको बिल्कुल खुला छोड़ देंगे तब। ठीक है, अब हॉफ ने क्या बोला है, हॉफ ने बोला है स्वतंत्रता का मतलब क्या है, जो चाहे सो करो, मतलब जो आपके मन में आ रहा है आप वो कार्य करिए, और वो क्या है, स्वतंत्रता कहलाता है। ठीक है, अब वारकर ने भी क्या बोला, अब इन्होंने अपने तरीके से अपने शब्दों में, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग विचारक अपने शब्दों में अलग अलग परिभाषाओं से सबको जो है परिभाषित करते हैं। किसी ने स्वतंत्रता को किसी चीज से जोड़ा, किसी ने किसी चीज से जोड़ा। अब यहाँ वारकर जो है, वारकर ने क्या बोला कि भाई स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। ये कैसे, अगर मैंने कहा भाई आप आजाद हो जब तक आप किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर देते, कहने का तात्पर्य है कि भाई आपके घर में शादी है, आप भांगड़ा कर रहे हो, आप नाच रहे हो, आप कीर्तन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, बट
आप 10 बजे के बाद में वो काम करके दिखाओ, आंटी पुलिस बुला लेंगी। क्यों बुला लेंगी? क्योंकि आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता है अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है ना, कि आप तो स्वतंत्र हो कि आपके घर में शादी है, पर सरकार ने क्राइटेरिया बना रखा है कि आप जब तक स्वतंत्र हो जब तक आप अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है ना? स्वतंत्रता व्यक्ति की विकास की सुविधा तर्क संगत बंधन है, कि विकास के लिए एक सुविधा मिल जाए और तर्क संबंध बंधन यानी कि एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए उसको छूट दे दी जाए और वो जो कर सकता है, जो करने योग्य है, उस काम को करने की अनुमति दे दी जाए, वही क्या कहलाता है? स्वतंत्रता कहलाता है। तो अलग अलग शब्दों में अलग अलग प्रकार से अलग अलग विचारकों ने इसको परिभाषित किया है। आगे देखते हैं, 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, फादर ऑफ द नेशन जिनको आप जानते होंगे, नेशनल मंडेला जिन्होंने अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम की एक किताब लिखी थी, आंग सान सूकी इन्होंने भी एक फ्रीडम फ्रॉम फियर एक नाम की किताब लिखी थी। तो ये लोग कौन है? इन व्यक्तियों ने शासन में भेदभाव, शोषणात्मक और दमनकारी नीतियों का विरोध कर स्वतंत्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाया। कि भाई जो दमन यानी कि उनके ऊपर दबाव जो डाले गए, शोषण यानी कि जैसे कि आपको मैंने शोषण का मतलब यहाँ पर, शोषण हम बहुत तरीके से जान सकते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसको मजदूरी एक दिन की 400 रुपए है पर उसको किसी ने 200 रुपए दिए, तो ये भी क्या है? शोषण है उसके साथ में। या आपसे बोला जा रहा है कि 8 घंटे काम कराया जाएगा पर आपसे 10 घंटे काम कराया जा रहा है, तो ये भी क्या है? शोषण है। तो ये सब शोषण में आता है। ठीक है? तो ऐसे ही बहुत सारी चीजों का विरोध करते हुए अपने जीवन को आदर्श किसने बनाया? महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और आंग सान सूकी। आई होप नेल्सन मंडेला के बारे में आप सभी जानते होंगे। ये ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका है ना, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से इनको जाना जाता है। आगे चलते हैं, तो अब हम बात करते हैं किसकी? स्वतंत्रता के प्रकार की। तो देखिए यहां पर सबसे पहले बताया गया आपको कि स्वतंत्रता के कुछ प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है। तो ऐसी बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राकृतिक स्वतंत्रता कौन सी है। व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं, जैसी टीनेजर एज में आते हैं तो उनको लगता है कि भाई वो कुछ भी करें, उनको स्वतंत्रता है, उनका मन करे छुट्टी कर लेंगे, उनका मन करे स्कूल को बंक कर लेंगे, उनका मन करेगा कहीं पे भी किसी के भी साथ में जाके जो है घूमने लग जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता में कि आपको जो करो आप उसका पूर्ण अधिकार है, बल्कि ये आप जब तक स्वतंत्र हो जब तक आप किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहे, जब तक किसी और की स्वतंत्रता को हानि नहीं पहुंचा रहे। मानव के कार्यों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंधन नहीं है। आपका मन करे आप गुड़गांव रहो, आपका मन करे आप हरियाणा जाओ, आपका मन करे आप टिंडे ले लो, आप वो बेचो, आपको जो करना है वो करो, आपके ऊपर रोक टोक नहीं होगी। तो ये सब क्या है? ये आपका है प्राकृतिक स्वतंत्रता। फिर आती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। निजी मामले में विकल्प की स्वतंत्रता। आपके घर वालों ने बोला बेटी देख एक लड़का ये है, एक लड़का ये है, कौन सा पसंद है? तो ये क्या है? ये आपके निजी मामले हैं। आप दुकान पर गए, आपको वहां पर 2 टी शर्ट दिखाई उसने, ठीक है, 2 टी शर्ट दिखाई, आपने देखा भाई ये वाली टी शर्ट बढ़िया है, ये वाली बेकार है, तो आप ये चुन सकते हो, क्योंकि आपको निजी मामले में विकल्प की स्वतंत्रता है। आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, आप कुछ भी डिमांड करते हो। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में निजी मामले में विकल्प की स्वतंत्रता, जीवन की सुरक्षा, आपको अपने जीवन की सुरक्षा करने का पूर्ण अधिकार है, आपको स्वतंत्रता है। विचार अभिव्यक्ति और आस्था की स्वतंत्रता। अब देखो विचार, आप अपने किसी भी प्रकार के विचार को व्यक्त कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, अभिव्यक्त कर सकते हो। आपके मन में जो आ रहा है कि इस बंदे को गाली दे दो गाली, बट वो तो मानहानि हो जाएगी, गाली नहीं देनी है, बल्कि उस व्यक्ति को आप क्या करोगे, आप जो है गलत सही जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हो। ठीक है? अब उसके बाद है आस्था की स्वतंत्रता। आस्था की स्वतंत्रता मतलब समझते हो? आस्था वो नहीं जो आपकी क्लास में पढ़ती है। आस्था की स्वतंत्रता का मतलब है कि भाई आप अगर जो किसी धर्म से, अगर आप जो है पंजाबी आप बोले हो, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल है ना, आप बोल सकते हो। आप अगर हिंदू हो, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, आपका मन है आप गा सकते हो गाना। आप अगर मुस्लिम हो के भाई आपको नमाज पढ़नी है, आपको कुछ भी करना है, इट मीन्स यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग। तो आपको क्या है? आस्था की स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको आस्था की स्वतंत्रता है। उसके बाद आती है आपकी कौन सी? राजनीतिक स्वतंत्रता। अब राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार। सरकार जो भी कार्य करेगी उसमें आपको भाग लेने का अधिकार है। मतदान का अधिकार, मतदान यानी कि वोट डालने का अधिकार, कि आपके पास में एक पावर है जिसको हम क्या बोलते हैं? वोट। इससे आप पूरी सरकार गिरा सकते हो, है ना। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार। आपकी एक एज पूरी हो जाने के बाद, एक निश्चित क्राइटेरिया पूरा हो जाने के बाद में अब आप बोल सकते हो कि हमको चाहिए अब
हमको चाहिए अब इज्जत, अब हम बनेंगे नेता, है ना, तो आपको पूर्ण अधिकार है, आप नेता बन सकते हो। शासन की नीतियों तथा कार्यों का समर्थन और विरोध करने का अधिकार, कि आपके सामने जो भी शासन है, जो भी कार्य चल रहे हैं उनका आप विरोध कर रहे हो या फिर आप उन नीतियों का समर्थन करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। सरकार ने बोला कि भाई हमने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए 50 रुपए, है ना, कुछ लोगों को पता ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं, हाँ जी हम तो सपोर्ट करते हैं सरकार को, पर बाद में पता चलता सरकार ने हमारे विरोध में काम किया है, फिर कहते हैं नहीं ये तो गड़बड़ है ना, दया पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता आपका आर्थिक अधिकार। अब आर्थिक अधिकार क्या है? आर्थिक यानी कि आर्थिक वर्ड सुनते ही आपको समझ में आता होगा, आर्थिक का मतलब होता है पैसा, ठीक है। तो कोई भी लाभकारी पद पाने का या कारोबार करने का अधिकार। कारोबार मैंने आपको बताया था ना कि आप चाहे छोटे से छोटे लेवल का कोई एक ठेला लगा लिया और आप क्या बेच रहे हो, उस पर टिंडे रखे और आप लगा रहे हो टिंडे ले लो, तो कोई मना करेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपको क्या है, आर्थिक अधिकार है, आप कोई भी कारोबार कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। अब लाभकारी पद के भाई आपका माना कि आप आईएएस बनना चाहते हो, आप छोटी जाति से हो, बड़ी जाति से हो, लड़का हो, लड़की हो, काले हो, गोरे हो, छोटे हो, बड़े हो, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। आपको जो है आर्थिक अधिकार मिला हुआ है कि आप कोई भी लाभकारी पद पा सकते हो। एक क्राइटेरिया पूरा करना होता है, एक यूपीएससी का फॉर्म भरना होता है, उसके बाद में अपना एग्जाम दो और अगर आप क्लियर हो गए तो इंटरव्यू दो और उसके बाद में आप आईएएस अधिकारी बन जाओगे, ठीक है। तो चाहता हूं मैं तो बनो आईएएस अधिकारी। आगे चलते हैं। अब अभाव से मुक्ति का अधिकार। अभाव का मतलब होता है किसी भी प्रकार का अभाव। जैसे मैंने कहा आप मॉल में जा रहे हो, आप किसी मॉल में जा रहे हो और आप उस मॉल में, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि आपको हर किसी प्रकार का अभाव जो है, अभाव से मुक्ति होगी, किसी प्रकार का ऐसे रोक टोक नहीं होगी कि भाई आप जो है आपने अच्छे वस्त्र नहीं पहन रखे तो आप मॉल में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। आप चाहे चूरन बन के जाओ आपको अनुमति मिलेगी, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, चाहे आप दावत वाले कपड़े पहनो चाहे आप ना पहनो, आपको अनुमति मिलेगी। अब बात आती है किसकी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समझते हो? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है भैया? आपको क्या स्वतंत्रता है, आप मतलब क्या क्या चीजें बोल सकते हो आप। देखो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा हस्तक्षेप से लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या बोला, उनकी किताब है, जॉन स्टुअर्ट मिल जो एक विचारक है, बढ़िया ठीक ठाक नाम है इनका अपने आप में। तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो इनकी किताब है ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी। अब ऑन लिबर्टी में उन्होंने 4 सबल तर्क दिए हैं और अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने बोला है स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज गलत है और भ्रामक है। ऐसा नहीं है कि भाई स्वतंत्रता उनको मिलेगी जिनके विचार सही हैं। आपने बोला पापा ये लड़का सही नहीं है, पापा ने बोला अच्छा तुझे ज्यादा पता है, मेरी सुन ये सही है। तो हो सकता है कि आज तुम्हारा विचार गलत लग रहा हो पर कल को वो विचार सही हो जाए। क्या पता होगा कि भाई पापा ने बोला आज सही, यही लड़का सही है, कल को ये क्या कर रहा है भाई, 4 बोतल वोड का काम मेरा रोज का, और ये दारू पीकर घर आ जाता है और उसके बाद में पीटा पिटाई करता है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो विचार आज गलत है, तो ये जो जॉन स्टुअर्ट मिल है वो क्या बताते हैं, उन्होंने ये बोला कि जो व्यक्ति बोलता है ना कि भाई आज ये बात सत्य है, तो वही बात सत्य हमेशा नहीं रह सकती, और जिस व्यक्ति ने बोला ये आज बात सत्य नहीं है, हो सकता है वो बात आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। जैसे हमने बोला कि भाई कि आम आदमी पार्टी को जिता दो, सही पार्टी है, हो सकता है कुछ लोग 50% इसके फेवर में है, कुछ इसके फेवर में नहीं है, अगेंस्ट है। कुछ लोगों ने बोला भाई बीजेपी को जिता दो, पर अब क्या हो सकता है कि कुछ लोग जिन्होंने बोला बीजेपी को जिता दो और अगर बीजेपी ने काम किया तो वो बात उनकी आगे आने वाले टाइम में सच हो सकती है, और अगर बीजेपी ने काम नहीं किया तो ये लोग क्या बोलेंगे कि देखो आपका विचार उस समय गलत था, है ना। तो स्टुअर्ट मिल ने यहाँ पर 4 सबल तर्क दिए। उन्होंने क्या बोला यहाँ पर, 4 सबल तर्क दिए उन्होंने, वो कौन कौन से इसको हम जानते हैं यहाँ पर देखिए। पहला सबल तर्क क्या कि कोई भी विचार पूरी तरीके से गलत नहीं होता, ये याद रखना, आपके पेपर में पूछा जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, और जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिए गए 4 सबल तर्क बताइए, या फिर हानि सिद्धांत से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या बोला कि कोई भी विचार पूरी तरीके से गलत नहीं होता, उसमें सच्चाई का कुछ अंश होता है, और सत्य स्वयं से उत्पन्न नहीं होता बल्कि विरोधी विचारों से और टकरावों से पैदा होता है, ठीक है। जैसे होता है ना पुलिस वाले क्या पूछते हैं कि कल रात को आप 10 बजे वहां क्या कर रहे थे, आपने कहा सर मैं तो सर गलती से बस चली गई थी, तो यानी कि क्या पुलिस वाले को बस ये पता करना था कि आप 10 बजे थे कहां, तो आपने बोला सर मैं 10 बजे तो वहां थी ही नहीं, मैं तो 10 बजे वहां थी। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर कोई भी विचार जब आप उत्पन्न करते हो तो विचार कब उत्पन्न होता है, जब उसके सामने कोई विरोधी विचार आता है। जब किसी विचार के समक्ष एक विरोधी विचार आता है तभी उस विचार की विश्वसनीयता सिद्ध होती है। कभी भी कोई सामने से सच नहीं बताता, आप पहले उसके सामने एक विरोधी विचार रखो
उसके बाद आपको आंसर मिलेगा। सपोज दो लोगों के बीच में आपको जानकारी लेनी है, इससे पहले बोलो कि भाई रात को 4 बजे क्या और शाम को 4 बजे क्या हुआ था। अब इसने जो आपको आंसर दिया, आप उसको घुमाकर डायरेक्ट इसको बोलोगे तुम्हारी फ्रेंड ने तो बताया कि 4 बजे तुम उसके साथ थी। उसने बोला हाँ 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 मैं उसी के साथ थी। तो जब उसने उस चीज को कन्फेस कर लिया, इसका मतलब क्या कि वो गलत है। तो कहीं पर भी सत्य जब तक नहीं आएगा जब तक उसके सामने कोई विरोधी विचार नहीं आएगा। आज जो सत्य है वह हमेशा सत्य नहीं रह सकता, और कई बार जो विचार आज स्वीकार्य नहीं है वह आने वाले समय में मूल्यवान हो सकता है। भाई किसी ने बोला कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते, ठीक है, सर ने अच्छा नहीं समझाया, तो हो सकता है कि भाई पेपर में पूरा पेपर वैसे ही आ गया, तो आप बोलोगे देखो उस टाइम आपने गलत बोला था पर आज इसको स्वीकारा जाएगा। और हो सकता है कि आज तो तुम्हें बहुत अच्छा समझ में आ रहा है पर पेपर में कुछ नहीं आया, तो आप बोलोगे सर ने देखो उस टाइम पर तो मतलब उसने बोला था उन बच्चों ने कि सही समझाया पर देखो पेपर में कुछ आया नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी विचार पूरी तरीके से सत्य नहीं होता और कोई भी विचार पूरी तरीके से असत्य नहीं होता, उसमें सच्चाई का कुछ ना कुछ अंश जुड़ा होता है और समय आने पर उसकी जानकारी मिल जाती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कई बार प्रतिबंध अल्पकालीन रूप से समस्या का समाधान बन जाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे ना कई बार प्रतिबंध लगाना क्या समस्या बन जाते हैं, ठीक है, परंतु तत्कालीन मांग को तो पूरा कर देते हैं, पर समाज में स्वतंत्रता के दूरगामी संभावनाओं की दृष्टि से ये बहुत खतरनाक है। सपोज एक लड़की ने बोला पापा ये लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है, उसकी एज हो गई 18+। अब उसको लगा भाई हम तो 18+ हो गए, हम अपने घर में बात कर सकते हैं ब्याह की। अब उन्होंने बात कर ली, अब हुआ क्या, लड़के ने लड़की के सामने तो जो अपनी पर्सनैलिटी दिखाई कि बिल्कुल ठीक है भाई, पर कुछ समय बाद माता पिता ने मजबूरन क्या करा, अल्पकालीन समय के लिए उस समस्या का समाधान क्या था कि चलो ठीक है इसकी बात को मान लिया जाएगा। उसकी बात को मान लिया गया, परंतु आने वाले टाइम में उस लड़के का पता चला कि वो ड्रिंक बहुत करता है, ठीक है, इससे क्या हुआ कि दूरगामी परिणाम बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे चले, अब स्वतंत्रता के आयाम की बात करें। देखो आयाम मैं आपको बता दूं कि आयाम आ जाए या फिर अगर पूछा जाए आपसे कि भाई दृष्टिकोण बताइए, ठीक है, दृष्टिकोण बताए, या आपसे पूछा जाए परिप्रेक्ष्य बताइए, सॉरी परिप्रेक्ष्य बताइए, है ना, या आपसे पूछा जाए नजरिया क्या है, यानी कि दृष्टिकोण, नजरिया, उपागम, परिप्रेक्ष्य सबका एक ही अर्थ होता है। स्वतंत्रता के दो आयाम है, नकारात्मक सकारात्मक। अब नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। नकारात्मक भाव में इसका निहितार्थ है कि जहां तक संभव हो प्रतिबंध का अभाव हो, कोई रोक टोक ना हो। जैसे होता है ना कि भाई इसके मम्मी पापा तो रोकते ही नहीं, 10 बजे आओ, 11 बजे आओ, 12 बजे आओ, क्यों, क्योंकि नकारात्मक स्वतंत्रता है। क्योंकि व्यक्ति प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन पे प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो उसकी स्वतंत्रता में कटौती होती है। यहाँ नहीं जाएगी, वहां नहीं जाएगी, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, उससे बात नहीं करनी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो इसलिए इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट हो और व्यक्ति के कार्य पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो, ये नकारात्मक है, ठीक है। अब इसमें नकारात्मक का क्या है कि भाई 10 बजे के बाद में डीजे चल रहा है ना, आंटी पुलिस बुला लेगी पर कोई दिक्कत नहीं है यार, तेरा कर लेगा हैंडल। अब क्या होगा कि भाई वो कह रहा है हम हैं यहाँ के डॉन, हम कर लेंगे अपने आप हैंडल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता है कि आप दूसरे व्यक्तियों की हानि हो रही है पर आपको अपने उससे कोई लेना देना नहीं है। सकारात्मक में क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, नियम कायदे कानून, कि भाई आपने देखा कि आप नियम कायदे कानून के अंदर ऐसी व्यवस्था इसमें मनुष्य अपना विकास कर सके। रेड लाइट हो रही है, आप रुक गए, तो आपने क्या करा, सकारात्मक स्वतंत्रता। आप रेड लाइट तोड़कर चले गए, आप नकारात्मक, मतलब आप जा सकते हो पर नकारात्मक है ना वो। यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबंध अनिवार्य है। अगर आप विकास चाहते हो तो क्या होगा, आपको प्रतिबंध जरूरी है, रोक टोक जरूरी है। अगर आपके माता पिता आप पे रोक टोक ना लगाए तो आप क्या हो जाओगे, बिगड़ जाओगे आप लोग, है ना। मानव समाज में रहता है और उसके कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, इसलिए इनका जीवन बंधनों द्वारा नियमित होना चाहिए। अगर बंधन ना करें तो क्या होगा, जिसका मन करेगा चक्कू उठाएगा, किसी को ही मार देगा, है ना, रोक टोक होगी ना भाई। इसीलिए तो ये हमारा जो पॉइंट है वो क्या है हमारा, ये हमारा इसमें आता है किस चीज का, नकारात्मक स्वतंत्रता। अब प्रतिबंध तो प्रतिबंधों के स्रोत क्या है, प्रतिबंध के स्रोत क्या है देखेंगे, स्रोत देखेंगे सबसे पहले बलपूर्वक और कानून के माध्यम से। या तो भाई लड़ाई हो रही है, तो आप कभी देखो लड़ाई हो रही है तो क्या होगा, आप जाओ और एक खींच के थप्पड़ लगाओ तो क्या होगा, खींच के थप्पड़ लगाओ तो क्या होगा, लड़ाई रुक जाएगी बलपूर्वक। या फिर आप क्या करो, पुलिस आ जाए वहां पर, और पुलिस क्या करेगी, अपने तरफ से वहां पर कानून के माध्यम से जो है क्या करेगी, वहां पर उसको मतलब जो है प्रतिबंध लगा देगी। प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण, कोई बाहरी नियंत्रण हो, कल्याणकारी राज्य के द्वारा और आर्थिक असमानता के कारण, कोई भी अनइक्वालिटी की बात करें या सामाजिक असमानता के कारण, सोशल अनइक्वालिटी की बात करें तो इससे क्या होता है, प्रतिबंधों के स्रोत है, इनके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिबंध यानी कि रोक टोक लगाया जा सकता है। अब प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है, प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है,
देखो सबसे पहला, सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए। क्या होता है कि जनसंख्या आजकल ऐसी हो गई है, आपको पता है भाई, पहले नारा होता था हम दो हमारे दो, है ना, सॉरी अब होता है कि हम दो हमारे दो, पर अब पहले क्या होता था हम दो हमारे गिन लो। मतलब इतनी जनसंख्या बढ़ गई थी, तो इतनी ज्यादा जनसंख्या जो होगी, तो इतनी जनसंख्या के अंदर अगर हम बात करें तो संसाधन तो उचित है। अब जो निश्चित संसाधन है, उन संसाधनों को बांटेंगे कैसे इतने सारे लोगों में, है ना। अब टकराव की स्थिति को रोकने के लिए लड़ाई झगड़े होंगे भाई, अगर ज्यादा जनसंख्या होगी तो। सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य के लिए और दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों की पूर्ति के लिए, दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों को भी रोका जाए, और मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखने के लिए और जीने के अपने तरीकों को विकसित करने के लिए हमारे को प्रतिबंध आवश्यक है। अगर रोक टोक नहीं लगाया जाएगा तो इंसान जानवर बन जाएगा। आज भी आपने देखा होगा कि दर्जनों केसेस ऐसे आते हैं कि रेप हो गया, इसने उसको मार दिया, छीना झपटी का केस हुआ। ये क्यों हो रहे हैं? प्रतिबंध होने के बाद में भी हो रहे हैं। अगर ये प्रतिबंध भी हट जाएंगे तो क्या होगा? फिर तो जिनके मन में थोड़ा सा विचार आ भी रहा है ना कुछ गलत करने का, वो भी कर देगा, क्योंकि उसको लगेगा कोई प्रतिबंध ही नहीं है ना। तो इसलिए ये सब प्रतिबंध आवश्यक होते हैं। आगे देखते हैं, उदारवादी बनाम मार्क्सवादी धारणा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद में चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उदारवादी का मतलब क्या होता है? उदार का मतलब क्या होता है? किसी के प्रति दयानुभूति दिखाना, यानी कि आदर सत्कार, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि उदार का मतलब कि व्यक्ति को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दो। ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य के न्यूनतम पक्ष का अर्थ लिया है। उन्होंने बोला राज्य जो है न्यूनतम पक्ष करे, मतलब राज्य जो है हस्तक्षेप बहुत कम करे, रोक टोक कम करे। अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं, कि राज्य कल्याणकारी भूमिका को स्वीकार करते हैं। अब उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसके समर्थन में कौन कौन है? हॉब, लॉक और लास्की, ये लोग इसको समर्थन देते हैं, मतलब इस चीज को। उसके बाद में मार्क्सवादी धारणा में क्या करें? मार्क्सवादी धारणा के अंदर बताया गया है, मार्क्सवादी जो है वो क्या करते हैं? सामाजिक जीवन के ढांचे में उपलब्ध आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। आर्थिक यानी कि पैसा, जिसके पास में पैसा ज्यादा है, यानी कि पूंजीवादी को सपोर्ट करते हैं। आप पैसा कमाओ। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा सभी लोगों के लिए एक समान हितों की कामना करती है। वर्गों के बोझ से दबे बुर्जुआ समाज में उनके निहितार्थ विभिन्न वर्गों के लिए भिन्न होते हैं। वो क्या कहते हैं भाई, आप किसी भी समाज में हो और आपके ऊपर अगर कोई भी बहुत ज्यादा वो हो रहा है, दबाव पड़ रहा है, तो आप मेहनत करो, आप क्रांति लाओ, आप अपनी आवाज उठाओ, तो आपकी बात सुनी जाएगी, वरना नहीं सुनी जाएगी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट आपका क्या है कि स्वतंत्रता संबंधित जेस मिल के विचार क्या है? व्यक्ति के कार्य, दो कार्य होते हैं, स्वयं संबंध और पर संबंध। अब स्वयं संबंध और पर संबंध का मतलब क्या है? ऐसे कार्य जिनको करने से उनका असर जो है वो सिर्फ तुम पर पड़ेगा। मैंने कहा कि मैंने ड्रिंक पी ली, तो उससे असर किसको पड़ेगा? मुझे पड़ेगा। मैंने जहर पी लिया, किसको असर पड़ेगा? मैं मरूंगा ना, दूसरा थोड़ी ना। और पर संबंध का मतलब होता है वे कार्य, जैसे मैंने स्मोकिंग की, स्मोकिंग से जो धुआं निकला, अब मेरे आसपास में जो खड़े हुए 4-5 व्यक्ति हैं उनको भी तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब क्या है? पर संबंध का, स्वयं संबंध का मतलब है खुद से जो भी कार्य करोगे उससे केवल उन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर असर पड़ता है। और पर संबंध का मतलब होता है कि जो कार्य वो करेगा वो व्यक्ति और अलावा बाकी लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, और राज्य भारी प्रतिबंध उस पर लगा सकता है कि दारू नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, ऐसे कोई भी कार्य जिससे दूसरे पर नुकसान हो। हानि का सिद्धांत क्या कहलाता है? पर संबंध कार्यों से किसी दूसरे को हानि हो सकती है, इस कारण उस पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कि भाई पब्लिक प्लेस पर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, दूसरों को नुकसान पहुंचेगा, तो इस पर रोक टोक लगाई जाएगी। राज्य का किसी भी व्यक्ति के कार्यों द्वारा इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? हानि का सिद्धांत कहते हैं। अब फाइनली आपका यहाँ पर जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कौन कौन से उपाय हैं। पहला उपाय, लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए, मौलिक अधिकारों का प्रावधान होना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका, और कानून का शासन होना चाहिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों को बांटा जाना चाहिए, यानी कि केंद्र स्तर पर अलग शक्ति है और राज्य स्तर पर अलग शक्ति है। शक्तिशाली विरोधी दल होना चाहिए कि एक दल अगर सत्ता में बैठा हुआ तो दूसरा विपक्षी दल भी शक्तिशाली होना चाहिए जिससे कि उसको वो रोक सके। आर्थिक समानता होना चाहिए, सभी लोग बिल्कुल बराबर होने चाहिए पैसे के आधार पर, और विशेष अधिकार ना हो कि कोई भी अपने आप में जो है खलीफा ना बने कि भाई हाँ हम ही है सब कुछ, ऐसा ना हो। और जागरूक जनमत, जनता को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आई होप आपको पूरा का पूरा लेसन जो है वो समझ में आया होगा। फ्रीडम यानी कि इक्वलिटी, फ्रीडम यानी कि लिबर्टी, स्वतंत्रता, जो कि हमने इसके अंदर पूरे अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो यहीं से आपका पूरा का पूरा पेपर अच्छी तरीके से आप कंप्लीट कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।